अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज एक ऐसे मौजू के ऊपर ऐसे शख्स के बारे में बात करूँगा। शायद कई बार मैंने सोचा होगा, लेकिन जब मैं ये देखता हूँ कि फ़रोग नसीम साहब ने वजारत छोड़ दी, फिर वकील बन गए, फिर वजारत ली, आज फिर वकील बन गए। काजी ईसा फ़ाइज़ जो हैं वो कौन हैं? मैं मानता हूँ वो बलूचिस्तान से हैं। सबको पता है उनके वालिद जो थे वो नवाब थे। ये भी लोग जानते हैं कि उनके वालिद की पाकिस्तान बनने में, पाकिस्तान की क़याम में उनकी बड़ी खिदमत हैं। वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ उनके अच्छे रवाबत थे। बलूचिस्तान के अंदर अब तक जो अमन बहाल हुआ उसमें काजी ईसा फ़ाइज़ का जो ख़ानदान है ये ज़ाती तौर पे खुद इनका बड़ा किरदार है, मगर उसके बावजूद काजी ईसा फ़ाइज़ और पाकिस्तानी कौमी सलामती के जो इदारे हैं वो दोनों एक पेज के ऊपर नहीं हैं। क्या वजह थी कि काजी ईसा फ़ाइज़ के हवाले से फ़रोग नसीम ने आज फिर एक मरतबा उनकी जो लंदन में प्रॉपर्टी है, जो उनकी बेगम है, जो उनका बेटा है, उनका नाम लिया? क्या वजह है कि काजी ईसा फ़ाइज़ का ये केस इससे कबल खामोश हो गया था? आज फिर काजी ईसा फ़ाइज़ ने क्यों शहजाद अकबर के हवाले से सवालिया निशान उठाया कि वो किस वजह से, किस तरीक़ाकार से, किस कानून के तहत शहजाद अकबर जो हैं वो इस पोजीशन के ऊपर बैठे हैं? बिल्कुल उन्होंने ठीक बात की, वो हक और सच की बात करना चाहते हैं, मगर देखना ये होगा कि काजी ईसा फ़ाइज़, जिनको मैं मानता हूँ अच्छे कबीले के हैं, अच्छे ख़ानदान के होते हुए एक अच्छे जज हैं, वो ईमानदार हैं, मगर जब तक आप खुद कोई कसूर नहीं करते, जब तक आप खुद ईमानदार नहीं होते, तब तक आपके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठाता। देखना ये भी होगा कि पाकिस्तान के अंदर ये जो अदलिया के जज हैं, चाहे वो काजी ईसा फ़ाइज़ हों या बाकी लोग हों, क्या उनकी भी ऐसी कमज़ोरियाँ तो नहीं जिनको वजह बना के वो कल इंसाफ ना कर सके और उनके रास्ते में कोई रुकावट बने? बिल्कुल ऐसे है। मैं आज आपके सामने वो चीज़ लेके आऊँगा जिसका जिक्र फ़रोग नसीम तो करते हैं कि उनकी लंदन में प्रॉपर्टी है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स आपने आज तक टीवी स्क्रीन के ऊपर नहीं देखे होंगे। मैं बरतानिया के अंदर बैठा हूँ, लेकिन मैं एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ, और जब भी पाकिस्तान के अंदर इस तरह के हालात और वाक़यात देखता हूँ, जो कुछ मेरे पास होता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसके ऊपर बात करूँ। बात इसलिए करूँगा कि लैंड रजिस्ट्री के तहत काजी ईसा फ़ाइज़ की ज़ाती चीज़ों के ऊपर बात करूँगा, और ये सवाल छोड़ना चाहता हूँ काजी ईसा फ़ाइज़ साहब के हवाले से, जिनका जवाब चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, जिनको देना है उनको चाहिए। आप खुद एक जज हैं, आपसे कोई सवाल क्या पूछ सकता है, लेकिन काजी ईसा फ़ाइज़ साहब के हवाले से कुछ चीज़ें बताने से कबल, शहजाद अकबर और फ़रोग नसीम की स्टोरी बताने से कबल, ये मामलात क्या हैं, मैं एक वाक़या आपको सुना देता हूँ। मैं मुसलमान हूँ, देखने और सुनने वाले भी सारे मुसलमान ही हैं। खलीफा दोम जो गुज़रे, जिनका नाम हज़रत उमर फ़ारूक था, एक मरतबा जब वो मजमे के सामने बैठे खुतबा देने लगे तो वहाँ पे एक बुद्धू खड़ा हुआ। जो हज़रत उमर फ़ारूक इब्ने ख़त्ताब थे, वो उस वक्त के काजी भी थे, वो उस वक्त के खलीफा भी थे, वो उस वक्त के इमाम भी थे। उस वक्त के काजी से एक बुद्धू ने खड़े होकर ये पूछा कि हमें उमर फ़ारूक ये बताएं कि ये जो कपड़ा आपने जिस्म के ऊपर सूट सिलाई करा के पहना है, जो माल गनीमत से हमें कपड़ा मिला था, फिर उसकी चादरें बनाई थी, हमारे सूट नहीं बन सके थे, आप बताएं आपका सूट कैसे बन गया? आपका तो कद भी बड़ा है। उसके ऊपर एक बुद्धू ने जब सवाल उठाया तो उमर फ़ारूक ने कहा कि मुझे मेरे बेटे ने कपड़ा दिया, और मैंने अपना और बेटे का कपड़ा जो चादर थी वो मिला के अपना सूट बना लिया, ये बन गया। और वो उमर फ़ारूक वजाहत दे रहे हैं जिन्होंने कहा था कि अगर दरिया के किनारे कुत्ता भी भूखा मार जाएगा तो रोज़े क़यामत इस उमर फ़ारूक को पूछा जाएगा। चूँकि मैं हाकिम वक्त हूँ, मैं इस सल्तनत का मालिक हूँ, मेरे ऊपर ये ज़िम्मेदारी है। वो उमर फ़ारूक जो रातों में बूढ़ियों गरीबों के पास जाके बेस बदल के जाया करते थे कि देखिए उनके घर में क्या पक रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। उस उमर फ़ारूक जो कि एक मिसाल थे, वो हम मुसलमान तो उनकी चीज़ों को ना अपना सके, लेकिन बरतानिया जिसको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, ये आज भी हज़रत उमर फ़ारूक के दौर की चीज़ें जो हैं, वो चाहे ज़कात हो, उशर हो, बेनिफिट्स हो, उनको अपनाते हैं और उनके दौर का इंसाफ करते हैं। अब ये मिसाल एक काजी की, एक खलीफा की, एक मैंने इमाम की दी है, और मैं काजी ईसा फ़ाइज़ से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप कम अज़ कम इस बात के ऊपर पूरे उतरते हैं कि जो मुल्क का आइन, जो मुल्क का कानून, जो अदलिया की चीज़ें हैं, उनके ऊपर आप पूरे उतरते हैं कि आप पाक साफ़ हैं? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपके सामने कुछ चीज़ें सामने रख रहा हूँ, लेकिन उसका आगाज़ यहाँ से करूँगा कि काजी ईसा फ़ाइज़ साहब, आप ये बताएं कि क्या आपकी जो बेगम है वो स्पेनिश नेशनल हैं, वो बरतानिया में रहती हैं? लंदन का एक एरिया है जिसका मैं ये एड्रेस आपको दे रहा हूँ। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि अरसलान ईसा खुसो जाय साहब, क्या ये आपका बेटा है? तीसरा सवाल ये है कि ये जो पोस्ट कोड आपको एड्रेस बता रहा हूँ, मैं किसी वजह से सारा नहीं बता सकता, नंबर 40 ओकडेल रोड है,
आगे इसका एड्रेस नहीं बताऊंगा, काजी साहब ये बताएं कि क्या ये प्रॉपर्टी आपकी है कि नहीं। ये वो प्रॉपर्टी है जिसके बारे में आज फ़रोग नसीम साहब ने बात किया। ये वो डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा रहा हूँ जो लैंड रजिस्ट्री से यहाँ से मैंने हासिल किए। इसके बारे में कोई भी शख्स किसी भी वक्त ये सवाल पूछ सकते हैं और मैं शायद कोशिश करूँगा ये डॉक्यूमेंट्स किसी को अगर कोई अभाम है तो उस तक पहुँचा भी सकता हूँ। अगर ये प्रॉपर्टी काजी ईसा फाइज साहब की है तो मैं ये सवाल पूछता हूँ कि आपने फिर बाकियों को बताया क्यों नहीं और ये अपने असासे शो क्यों नहीं किए। अगर आपकी जरी ज़मीन के टैक्स के ऊपर बात हो रही है तो दूसरी जानब ये भी पूछा जा रहा है कि लंदन में ये प्रॉपर्टी आपने कैसे बनाई, कैसे ये चीज़ें हुई। ये आप बेहतर जानते हैं एक जज होते हुए कि पाकिस्तान के अंदर जब कोई शख्स किसी ओहदे के ऊपर बैठता है, कोई वज़ीर बनता है, इलेक्शन लड़ता है, उसका लॉ जो होता है उसके तहत उसको कौन कौन सी चीज़ कब कहाँ और किस किस को बतानी चाहिए कि नहीं। अगर बतानी चाहिए थी, ये कानून है, ये आपके ऊपर फ़र्ज़ था, तो फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया। इससे कबल जब आपने मिसिंग पर्सनस को छोड़ने की बात की, उनकी आप आवाज़ बने, बहुत अच्छा इकदाम आपने किया। किसी का वो भाई था, किसी का बेटा था, सारी चीज़ें थी, तो उन लोगों को रिहाई दिलवाने में आपका एक कलीदी किरदार रहा। मगर आप ये बात भूल गए कि मुल्क की सलामती के ऊपर, मुल्क की सिक्योरिटी के ऊपर जो इदारे बाज़ काम करते हैं, अदलिया कोर, उनको एक पेज के ऊपर होना चाहिए। जब आप नहीं थे, सो मोटो लेते रहे, वो चीज़ें करते रहे, तो आपकी एक कमज़ोरी उनके हाथ लगी या जैसे भी जो चीज़ हुई उसके बाद मामला रफा दफा हो गया। जब हालात बैक टू नॉर्मल हो गए तो उसके बाद आपने एक मरतबा फिर से मुखलस, ईमानदार, सख्त मजाज, बासूल होते हुए आपने ये सवाल पूछा और आपने ये सही सवाल पूछा कि शहजाद अकबर जो हैं वो किस हैसियत से इस ओहदे के ऊपर हैं। जब आपने ये सवाल फिर से उठाया तो यही वजह बनी कि एक मरतबा फिर से फ़रोग नसीम, जो कि कभी वकील होते हैं कभी वज़ीर होते हैं, उन्होंने दूसरी मरतबा वजारत छोड़ी और वकील का रूप धार के आपके मुखालिफ और शहजाद अकबर की हमायत में फिर से वो केस लड़ रहे हैं। और आज एक मुल्क के जज का नाम आ रहा है कि उसकी ये प्रॉपर्टी, जिसके सबूत लैंड रजिस्ट्री के मैं यहाँ पे सामने पेश करूँ, बताएं कि वो कहाँ थी। जब एक जज हैं आप किसी के ऊपर सवाल उठाते हैं और कोई एक वज़ीर उठ के वकील बन के आपके ऊपर सवाल उठाता है तो फिर आपकी क्या हैसियत रह जाती है। यानी कि आपकी की भी कमज़ोरियाँ हैं, कमज़ोरियाँ थीं या उनको सुलझा दिया गया, जिसके बाद आप खामोश हो जाते हैं, आप नहीं कर सकते। दरअसल बात यह है कि जब भी कोई सच और हक की बात करता है, आपने अच्छी बात पूछी शहजाद अकबर के हवाले से, लेकिन आपको आपकी प्रॉपर्टी को लेके ब्लैकमेल किया जा रहा है या आपकी ये खुद से खामी थी या वो कानूनी तौर पर चीज़ें पूछी जा रही हैं। अब देखना ये भी होगा कि क्या जिस तरह से मिसिंग पर्सनस की बात करते हुए आप खामोश हो गए थे, ये प्रॉपर्टी आड़े आई थी, क्या एक मरतबा फिर से जो फ़रोग नसीम क्वेश्चन पूछते हैं, जो आपने शहजाद अकबर से क्वेश्चन पूछा था, ये मामला रफा दफा हो जाएगा। फिर सारे वही सवालात सामने कि ये मामला तब तक चलेगा जब तक काजी ईसा फाइज किसी भी अच्छे काम में बात करने की कोशिश करेंगे, कोई फैसला लेने की कोशिश करेंगे। तो ये आपकी कमज़ोरियाँ, ये आपकी खामियाँ, ये आपके बनाए हुए मालात, ये लंदन की ये जो बिल्डिंग है इसको 2013 में लिया गया। लैंड रजिस्ट्रिंग के मुताबिक उस वक्त इसकी मालियत 2.5 लाख पाउंड थी, यानी कि तकरीबन 3 करोड़ रुपए बनते हैं, बल्कि नहीं ज़्यादा बनते हैं। अब इसकी मालियत जो है ये जिस इलाके में है, जो मैंने चेक की, वो तकरीबन 8 से 9 लाख पाउंड कम अज़ कम बनती है। काजी साहब, अगर ये आपकी प्रॉपर्टी थी तो आपको ये दिखानी चाहिए थी। अगर ये जरीना खोसो आपकी बीवी हैं तो जाहिर है आपको ही बेहतर पता होगा। अगर ये ईसा आपका बेटा है तो इसके नाम के ऊपर ये प्रॉपर्टी कैसे होगी। ये वो सवालात हैं जो फ़रोग नसीम आपसे पूछ रहे हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आप तक आपने डिक्लेयर नहीं की। कहने का मतलब कि पाकिस्तान के अंदर बाज़ दफ़ा बाज़ चीज़ें उस वक्त के ऊपर होती हैं जब उनकी ज़रूरत होती है, जब किसी को खामोश करवाया जाता है, जब भी कोई बोलता है। लेकिन जैसा सब बात यह है कि जब तक आप खुद क्लियर नहीं होंगे, जब आप खुद से जो हैं वो पाक साफ़ नहीं होंगे, तब तक आप इंसाफ नहीं कर सकते, तब तक आप दूसरों के बारे में कुछ कह नहीं सकते, आप क्वेश्चन मार्क सामने लेके नहीं आ सकते। आपको सवाल पूछने का हक हासिल है, लेकिन उसका जवाब आपको उस वक्त तक सही और नहीं मिलेगा जब तक आप खुद अपने ओहदे के साथ इंसाफ नहीं करेंगे। ओहदे के साथ इंसाफ करने से कबल ज़रूरी है कि अपने साथ इंसाफ किया जाए, और अपने साथ इंसाफ का तकाजा ये है कि जो कानून कहता है मुल्क का, जब आप एक जज बनते हैं तो आपको अपने सारे असासे डिक्लेयर करने चाहिए। काजी साहब, आप पिछले चंद महीने कबल बरतानिया में आए थे, अगर ये सवालात पुराने हो चुके हैं तो फिर लोगों को ये भी बता दीजिए कि आपने इस लैंड रजिस्ट्री के ये जो कागजात 2019 मई से मेरे पास मौजूद हैं, या मुझे जैसे कैसे मिले, यहाँ पे लॉ है, आप ये चीज़ें ले सकते हैं, तो क्या उसके बाद आके आपने ये चीज़ें तब्दील करवा दी हैं? क्या आप इस शिकंजे के अंदर नहीं होंगे? जैसे कैसे भी हालात हैं, इस स्टोरी को बयान करने का मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर हर शख्स जो है वो अपना उल्लू सीधा करने के बजाय दूसरे को सीधा करने की कोशिश करता है। जब तक हमारी अदलिया बिल खुसूस या कोई भी शख्स, कोई भी इदारे का फर्द, जो भी ब्यूरोक्रेट हो, वो उस वक्त तक इंसाफ नहीं कर सकता, भले उसके पास
100% अख्तियारात हों, जब तक उसकी कोई खुद से कमज़ोरी नहीं होगी, जब तक वो खुद ठीक ना हो तब तक वो दूसरों के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। ये वो अंदर की कहानी थी जो मैंने सोचा कि इस मुल्क में बैठ के जो मेरे पास सोर्सेज थे, जिन ज़राए को इस्तेमाल में लाते हुए ये इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुँची, वो आप तक लेके आऊँ। यकीनन आप इन सारी चीज़ों को समझ गए होंगे कि बाज़ चीज़ें बाज़ दफ़ा पाकिस्तान के अंदर क्यों सामने आती हैं, उनके पीछे बैक स्टोरी क्या होती है। उस स्टोरी को तरोड़ मरोड़ के वक्फे वक्फे से टुकड़े टुकड़े करके आहिस्ता आहिस्ता सामने लाया जाता है। मैंने सोचा कि मैं आपको बराह रास्त वो चीज़ें बता दूं, कौन सही है कौन गलत है। मेरे सवाल का हर जवाब कोई देने का मजाज नहीं है, ना ही मुझे कोई हक है उससे सवाल पूछने का, लेकिन बात चीज़ों को अपनी ज़ुबान से इसलिए अदा नहीं करना चाहता कि इस मुल्क के अंदर बात करना, मीडिया के साथ काम करना, फ्रीडम ऑफ स्पीच को किस हद तक इस्तेमाल करना है, उसकी कुछ हदूद व क़यूद हैं जिन्होंने मुझे किसी हद तक रोका है। मैंने एड्रेस टीवी स्क्रीन के ऊपर दिखा दिया, बाकी आप लोग देख लीजिए ये किसकी प्रॉपर्टी है कि नहीं। वाज़ेह तौर पर नाम लिखे हैं, कौन किसकी बीवी है, कौन किसका बेटा है, कौन किसकी प्रॉपर्टी है और कौन किसकी कमज़ोरी है और किसकी किन कमज़ोरियों को किस वक्त इस्तेमाल किया गया। ये फ़रोग नसीम वजारत क्यों छोड़ते हैं, ये शहजाद अकबर कैसे लग गए, ये किसके लिए काम करते हैं, कौमी सलामती का मामला क्या होता है, बाकी चीज़ें क्या होती हैं, किसको कहाँ पे काम करना चाहिए, किसको कब से मोटर लेना चाहिए और काजी साहब कहाँ खड़े, ये सब चीज़ें आपके सामने रखना ज़रूरी थी। यकीनन आप समझ के होंगे, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।